विक्रांत की अंगूठी में फिर एक बार लाल रंग चमक रही थी। लेकिन विक्रांत या संध्या में से किसी का भी ध्यान अंगूठी की तरफ नहीं गया। तभी एक जोर से आवाज आई। आ! सत्या, दूर हटो। श्रुति की चीख सुनकर विक्रांत और संध्या दोनों भागकर उस तरफ गए। उनके कदमों की आवाज सुनकर सत्या समझ गया कि कोई आ रहा है। इसलिए उसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और तुरंत श्रुति को बाहों में लेकर कहने लगा, श्रुति, तुम मेरी जान हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूं, लेकिन जब भी मैं उस विक्रांत को तुम्हारे आसपास भटकते देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है। इसी वजह से उसकी सारी भड़ास तुम पर निकल गई। सॉरी मेरी जान, माफ कर दो प्लीज। श्रुति भी समझ नहीं पाई कि अचानक सत्या को क्या हो गया। तब तक विक्रांत और संध्या वहां आ गए। क्या हुआ श्रुति, तुम ठीक हो? विक्रांत ने घबराते हुए श्रुति से पूछा। वो हम सोसाइटी के गेट पर ही थे और हमने तुम्हारी चीख सुनी। तुम्हें कोई चोट लगी है क्या श्रुति? ऐसे करा क्यों रही थी? संध्या ने श्रुति से पूछा। विक्रांत को अंदाजा लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तुमको उससे क्या? तुम लोग होते कौन हो मेरी श्रुति की फिक्र करने वाले? और तुम विक्रांत, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और श्रुति का पीछा करना बंद कर दो। सत्या ने गुस्से से विक्रांत को कहा। श्रुति अभी भी डर से सत्या को देख रही थी। उसे ऐसे चुप देखकर विक्रांत ने पूछा, श्रुति, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। तुम ठीक हो? यह सुनते ही श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आई और बात को संभालते हुए बोली, सत्या क्या कह रहा है, सुना नहीं तुमने? तुम हो कौन जिसे मेरी इतनी फिक्र है? और ये क्या लगा रखा है, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो? मुझे क्या हुआ है? मेरा बस पैर मुड़ गया था इसलिए मैं चीख पड़ी। ओके, अब निकलो यहां से। श्रुति ने रूखी आवाज में विक्रांत से कहा, चलो चलो चलकर एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। कहीं तुम्हारे पैर में ज्यादा चोट तो नहीं आई? कहते हुए सत्या विक्रांत और संध्या को नजरअंदाज करते हुए श्रुति को गाड़ी की तरफ ले गया। विक्रांत मायूस होकर उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी संध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, श्रुति अब सत्या की होने वाली पत्नी है, वो उसका ध्यान रख लेगा। मेरी मानो तो तुम उसके बारे में सोचकर खुद को और तकलीफ मत दो। विक्रांत की आंखें नम थीं। उसने बात बदलते हुए कहा, मैं लेट हो रहा हूं। मैं उदय अंकल के लिए वो जड़ी बूटी ढूंढने जा रहा हूं। अगर मिल गई तो उन्हें लेकर होटल पहुंचता हूं। और फिर विक्रांत वहां से निकल गया। दूसरी तरफ विक्रांत के माँ बाप सहमे हुए नए घर में घूम रहे थे। इतने बड़े घर में कौन सी चीज कहां है, किस मशीन का इस्तेमाल क्या काम के लिए होता है, इन सब चीजों से अनजान थे। संजीव ने इरिटेट होते हुए अनीता से कहा, यह विक्रांत तो सुबह सुबह कहीं जाने के लिए निकल गया और यहां मुझे बाथरूम कहां ये तक पता नहीं है। रसोड़े में नल कैसे चालू होता है, पीने का पानी भी न जाने कहां रखा है, कुछ नहीं मिल रहा है यहां। संजीव और अनीता को ऐसे परेशान होता देख सारे नौकर उनका मजा ले रहे थे। कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद संजीव बालकनी में आकर बैठ गए और नौकरों से बोला कि उन्हें 2 बाल्टी पानी चाहिए। नौकर ने पानी की बाल्टियां वहां लाकर रख दी, क्योंकि संजीव को यह नहीं पता था कि बाथरूम कहां है। इसलिए वो थक हार कर बालकनी में ही बैठकर कपड़े धोने लग गए, जैसे वो अपने पुराने घर में किया करते थे। नौकरों ने सोचा कि अब आएगा मजा, और जैसा कि उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। सारे नौकर छुप छुप कर देख रहे थे और तमाशा बनने का वेट करने लगे। जैसे ही बालकनी में साबुन वाला पानी नीचे गिरने लगा, पहले तो नीचे के पड़ोसियों को कुछ समझ नहीं आया कि इस कॉलोनी में कभी किसी के घर से ऐसे पानी नहीं गिरा है, तो आज अचानक क्या हुआ। परेशान होकर नीचे रहने वाले मिस्टर एंड मिसेस गुलाटी कुछ और पड़ोसियों के साथ विक्रांत के घर ये देखने आ गए कि आखिर मामला क्या है। सारे पड़ोसियों ने विक्रांत के घर आकर जो देखा उससे वो लोग चौंक गए। उनके सामने एक गरीब सा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसने सिर्फ एक बनियान और छोटी सी लुंगी लपेटी हुई थी। उनमें से पड़ोसी ने कहा, घर के मालिक कहाँ हैं? जाकर अपने मालिक को बुलाओ। अब आप लोग कौन हैं और क्या काम है बताइए, हम ही इस घर के मालिक हैं। संजीव ने थोड़ा सहमते हुए कहा। तो नीचे वाले घर के मिस्टर गुलाटी ने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अपने मालिक के पीछे उनके घर को अपना घर कह रहे हो? और ये क्या हाल कर रखा है घर का? तुम्हारे मालिक से बात करके आज ही तुम्हारी छुट्टी करवानी पड़ेगी। तभी अंदर से अनीता अपने दोनों हाथों से दीवार को पकड़ती हुई बाहर के कमरे में आते हुए बोली, जी हम लोग कल ही यहाँ रहने आए हैं और ये हमारा ही घर है। विक्रांत पाठक हमारा ही बेटा है, जिसको ये घर भाड़े पे मिला है।
अपनी दोनों किडनियां बेचकर भी तुम्हारा बेटा ये घर भाड़े पर नहीं ले सकता। हैसियत देखिए अपनी। तुम जैसे गंवार लोग यहाँ रहना तो क्या, यहाँ काम करने के भी लायक नहीं हो। कहता हुआ एक मोटा सा आदमी उनको धक्का देकर घर के अंदर घुस आया। देखिए, हमारा बेटा अभी यहाँ नहीं है। जब वो आएगा तो आप उससे बात कर लेना, संजीव ने हिचक के साथ कहा। और फिर वो और अनीता पड़ोसियों को घर में घुसने से रोकने लगे। इतने में घर के नौकर भागते हुए आए और पड़ोसियों को पूछने लगे, क्या हुआ सर, क्या प्रॉब्लम है? घर के नौकरों को देखकर मिस्टर गुलाटी और ज्यादा गुस्सा होते हुए बोले, अरे तुम लोग तो यहाँ के पुराने नौकर हो। तुम्हें दिख नहीं रहा इन लोगों ने घर को कैसे कूड़ा घर बना रखा है? और ये आदमी बालकनी में क्या कर रहा था? इतना सारा साबुन वाला पानी नीचे क्यों गिर रहा था? तो नौकर ने नादान बनने का नाटक करते हुए कहा, जी वो लोग बालकनी में कपड़े धो रहे थे। ये सुनते ही मिसेस गुलाटी का दिमाग सनक गया। उसने कहा, इंसानों की बस्ती में रहने आने से कोई जानवर इंसान नहीं बन जाते। हं, अभी के अभी कंप्लेंट करके इन्हें सोसाइटी से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को घर दे रखा है जिनकी औकात यहाँ के घरों में नौकर बनने की भी नहीं है। मैं तो कहती हूं उनका सामान अभी के अभी उठा के बाहर फेंक देते हैं। एक और पड़ोसन हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगी। पड़ोसियों की बात सुनकर अनीता और संजीव घबरा गए। संजीव उनके हाथ जोड़कर कहने लगा, इस वक्त हमें यहां से मत निकालो। हमारा बेटा आता ही होगा। जब वो आए तो आप उससे बात कर लेना। हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। लेकिन वो लोग कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। दूसरी तरफ विक्रांत मार्केट में उदय के इलाज का सामान खरीद रहा था। घर में उसके माँ पापा के साथ क्या हो रहा था, इस बात से वो बिल्कुल बेखबर था। वो अपनी लिस्ट में चेक ही कर रहा था कि कहीं कोई सामान बाकी तो नहीं रह गया। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई, तो ये है वो, हमें इसे ठिकाने लगाना है। त्रिपाठी जी भी ना, इस एक लड़के के लिए हम सबको भेजने की क्या जरूरत थी? इस सिंगल पसली के लिए तो हम में से कोई एक ही काफी था। और फिर वो सब लोग हंसने लगे। विक्रांत ने मुड़कर देखा कि उसके पीछे गुंडों का एक झुंड खड़ा था। वो धीरे से चलते हुए उन लोगों के पास गया और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब मिलकर भी कम पड़ जाओगे। एक काम करो, और भी कोई तुम्हारे साथी हो तो उनको भी बुला लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। विक्रांत ने बड़े ही शांति से एक 6.5 फीट हाइट वाले मोटे तगड़े गुंडे से कहा, तेरी इतनी हिम्मत? कहते हुए उस गुंडे ने विक्रांत को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन वो विक्रांत तक पहुंच पाता उसके पहले ही विक्रांत ने उसके पेट पर जोर से एक लात मारी। वो आदमी पीछे जाकर गिरा। ये देखकर न सिर्फ वो गुंडों का झुंड चौंक गया, बल्कि पूरे मार्केट में सन्नाटा छा गया। सब विक्रांत की ताकत देखकर भौंचक्के रह गए थे। विक्रांत बाकी सबको मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। अचानक उसकी खुली आंखों के सामने कुछ दृश्य दिखाई देने लगे, इसलिए वो वहीं रास्ते के बीचों बीच जम गया। विक्रांत को अपने सामने अचानक से एक अंधेरा तहखाना दिखा। वो सोच ही रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है कि तभी उसे तहखाने में बंधी हुई एक बूढ़ी औरत दिखी। विक्रांत, जो इस वक्त भोपाल शहर की मार्केट के बीचों बीच रास्ते पर खड़ा था, उसे अचानक खुली आंखों से किसी और जगह के दृश्य दिखाई दे रहे थे और इसलिए वो उन गुंडों को पीटने के बदले वहीं रुक गया। विक्रांत के माथे पर पसीना आ रहा था। उन गुंडों ने जब विक्रांत को इस तरह खड़े देखा तो उनको लगा कि शायद विक्रांत उनसे डर कर इस तरह खड़ा है। इसलिए एक गुंडे ने आकर उसे धक्का दिया और पूछा, क्या हुआ, सारी अकड़ निकल गई? डर के मारे पसीना आ रहा है क्या? धक्के की वजह से विक्रांत होश में आया और आसपास देखते हुए उसे रियलाइज हुआ कि वो अभी भी उन गुंडों के सामने ही खड़ा है। वो सोचने लगा कि फिर उसने जो अभी अभी देखा वो क्या था। उन गुंडों को यकीन हो गया था कि विक्रांत जरूर डर गया है, इसलिए गुंडा भागकर विक्रांत की तरफ इसको मारने के लिए आगे बढ़ा। विक्रांत भले ही सोच में डूबा था, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ एक हाथ से उस गुंडे को थोड़ा साइड किया, जिससे वो गुंडा 10 मीटर दूर जा गिरा। ये क्या अजीब सी ताकत आ गई थी विक्रांत के अंदर। अब तक बाकी गुंडों को गुस्सा आ गया था, इसलिए अब सब एक साथ विक्रांत पर टूट पड़े। जैसे ही उन गुंडों ने विक्रांत को मारना शुरू किया, उसी वक्त फिर से विक्रांत को कुछ दृश्य दिखाई देने लगे। इसलिए वो फिर से एक जगह पर खड़ा रह गया, क्योंकि उसका सारा ध्यान अब गुंडों में नहीं, बल्कि उसके सामने दिख रहे उन दृश्यों में था।
इतने सारे गुंडे मिलकर विक्रांत को मार रहे थे, ये देखकर मार्केट में भीड़ लग गई थी। वहां से गुजरने वाली सारी कार, बस, सारे बाइक्स सब रुक गए थे। दुकान के अंदर से सब लोग रोड पर आकर खड़े हो गए थे और अब सिर्फ विक्रांत को ही एकटक देखे जा रहे थे। लेकिन मानो विक्रांत पर उनकी मार का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो पुतला बनकर एक ही जगह पर खड़ा उन दृश्यों को देख रहा था। विक्रांत ने फिर से वही तहखाना देखा जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत बंधी हुई थी। लेकिन इस बार उसने देखा कि उस बूढ़ी औरत को एक खूंखार आदमी चाबुक से कोड़े मार रहा था और वो औरत मुंह से बिना कोई आवाज निकाले उस मार को चुपचाप बर्दाश्त किए जा रही थी। हर एक कोड़े के साथ यहां विक्रांत और ज्यादा गुस्सा हो रहा था, मानो वो कोड़े उसको पड़ रहे हों। उन दृश्यों को देखता हुआ विक्रांत इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में अभी अभी खून के आंसू निकलेंगे। विक्रांत अचानक से चिल्लाया और फिर एक गुंडे को गर्दन से पकड़ा और उसको दूर फेंक दिया। जैसे जैसे वो एक एक गुंडे को गर्दन से उठाकर दूर फेंक रहा था, वैसे वैसे वो दृश्य कम होते जा रहे थे। आखिरी गुंडे को धूल चटाने के बाद वो विजन्स फाइनली दिखना बंद हुए और विक्रांत पूरी तरह से अपने होश में आया। ये सब जो कुछ भी हुआ था उसमें किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया था कि जितने टाइम तक विक्रांत ने उन दृश्यों को देखा था उतने टाइम तक उसकी अंगूठी में लाल रंग भी चमक रहा था। लेकिन विक्रांत खुद इस बात से अनजान था। विक्रांत ने इतनी ताकत से सारे गुंडों को उठा उठाकर दूर फेंका था कि उसके बाद किसी भी गुंडे में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो खड़ा हो पाए। होश में आने के बाद विक्रांत ने एक नजर दूर पड़े सारे गुंडों पर डाली और फिर अपने सिर को पकड़ते हुए वो उस दुकान पर गया जहां वो उदय शाह के लिए जड़ी बूटी खरीद रहा था। अपना सारा सामान कलेक्ट करके वो वहां से चल दिया। हालांकि वहां खड़े सब लोग अभी तक शॉक होकर विक्रांत को ही देख रहे थे, क्योंकि भरे बाजार में एक दुबले पतले आदमी ने 10-12 गुंडों को एक ही वार में धूल चटा दी थी। कुछ दूर जाकर विक्रांत अपना सिर पकड़कर सड़क के किनारे बैठ गया और बोला, ये अभी अभी क्या हुआ मेरे साथ? यहां खड़े खड़े मुझे किसी दूसरी जगह के विजन्स कैसे दिखाई देने लगे? कौन थी वो औरत जो जंजीरों से बंधी हुई थी? कौन था वो खूंखार आदमी जो जानवरों की तरह उस औरत को मार रहा था? खुली आंखों से विक्रांत ने जो कुछ भी देखा था वो आखिर सपना था या हकीकत? और अगर हकीकत थी तो वो किसकी हकीकत थी? क्या रिश्ता था विक्रांत का उस औरत और उस खूंखार आदमी के साथ? क्यों आया था ऐसा विजन विक्रांत को? इन सब से उस अंगूठी का क्या लेना देना था? किसी के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, क्योंकि कोई भी विक्रांत की असलियत नहीं जानना चाहता था। विक्रांत खुद भी नहीं और आप सब भी नहीं। अगर आप विक्रांत की असलियत जानना चाहते हैं तो सुनते रहिए ये शो